नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 23 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक करंट अफेयर के टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स के। आपको ये भी बता दूं कि आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड। और डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है ये तो आप बेहतर जानते ही हैं। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें। तो 23 अप्रैल 2024 की जो हमें पहली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग को लेके। यानी यहाँ पे देखिए बात की जा रही है कोरल ब्लीचिंग की। कोरल ब्लीचिंग पता करने के पहले आपको कोरल क्या होते हैं ये पता करना पड़ेगा, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कोरल ब्लीचिंग क्या होते हैं, और ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोरल क्या होता है, कोरल ब्लीचिंग, उसके बाद आपको पता चलेगा कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, और उसके बाद ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग क्या है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये जो करंट अफेयर इसका सिलेबस जाता है एनवायरमेंट में आएगा कोरल ब्लीचिंग से आपको क्वेश्चन। तो यहाँ पे हुआ क्या है, 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट हुआ है। इस कारण हम कहेंगे ये हुआ है, यानी क्या हुआ है कि ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे कोरल्स जो है उसकी ब्लीचिंग हुई है। कोरल जो होते हैं उनकी ब्लीचिंग हो गई है, और कोरल क्या है क्या नहीं अभी आपको मैं बताने वाला। उसके पहले आपको ये बता दूं कि ये 4th ऐसा ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग वाला इवेंट है। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि ओशन टेम्परेचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ चुका है। तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओशन टेम्परेचर जो है उस कारण बहुत ही ज़्यादा आपको ओशन टेम्परेचर देखने मिल रहा है। और अगर बहुत ज़्यादा ओशन टेम्परेचर बढ़ने लग गया तो जो कोरल्स होते हैं ओशन में वो कहीं ना कहीं ब्लीचिंग वहाँ पे आपको देखने मिलती है, वाइट होने लगते हैं, तो वो मरने लगते हैं। तो ये कैसा होगा ये भी हम देखने वाले हैं। तो यूएस नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने कहा है, मंडे को उन्होंने कहा था 15 अप्रैल को कि दिस कुड हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ओशन लाइफ। अगर ये इस तरह की चीज़ें कोरल को ख़त्म कर रही है तो ओशन के अंदर की जो लाइफ है, जहाँ ओशन में कुछ स्पीसीज एनिमल्स प्लांट्स रह रहे हैं, उनको बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो ओशन लाइफ है इस पर मिलियंस ऑफ पीपल रिलाय करते हैं, जैसे रीफ फॉर फूड है ना, फूड के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप देखोगे फिश या फिर सी फूड, ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों को ये जॉब क्रिएट करके देते हैं, काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेस यहाँ से आपको निकलते हुए दिखते हैं सी में से, और कोस्टल डिफेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कहेंगे कि ये सब चीज़ें बहुत खतरे में आ जाएगी अगर कहीं ना कहीं इस तरह के इवेंट्स देखने मिलेंगे। तो यही यहाँ पे कहा गया है। हम कहेंगे कि कोरल ब्लीचिंग को लेके NOAA द्वारा। अब हुआ क्या है, सिंस मिड मार्च 2023 जो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर है वो एबनॉर्मली बहुत हाई दिख रहा है। तो सी सरफेस टेम्परेचर है ना, जो सी का जो टेम्परेचर होता है, वो जो समुद्र के पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है। और आप इमेजिन कीजिए कि पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो पानी के अंदर स्पीसीज है उनको कितनी तकलीफ होती होगी और वो जिंदा कैसे बचेंगे। तो यही सब चीज़ें हुई है। अब कोरल ब्लीचिंग पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि कोरल क्या होते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि कोरल क्या होते हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है, ये दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। और फिर हम देखेंगे कोरल ब्लीचिंग क्या होती है और अब हो क्या रहा है। ये 4 पॉइंट्स आपको ये वाले करंट अफेयर में कवर करना है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं कोरल क्या होते हैं। कोरल जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं, याद रखिएगा कोरल एनिमल्स होते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो इस तरह के वो एनिमल आपको ये इस तरह के दिखते हैं। जो कोरल होते हैं वो ये एनिमल है, एक तरह से आपको प्लांट जैसा लग रहा है। ये एनिमल कहाँ पे रहते हैं, तो ये पानी में रहते हैं, सी में रहते हैं। तो ये एनिमल्स विच आर सेसाइल मीनिंग परमानेंटली अटैच देमसेल्फ टू ओशन फ्लोर। यानी सेसाइल यानी ये कहाँ पे रहते हैं, तो ओशन के फ्लोर पे ये अटैच रहते हैं। जो ओशन का फ्लोर है नीचे का, फॉर एग्जांपल ये पानी है तो ये ओशन के फ्लोर को अटैच होंगे और यहाँ पे ऐसे कोरल्स निकलते हैं। तो ये जो कोरल होते हैं ये एसेंशियली एक एनिमल होता है, एंड दे यूज देयर टाइनी टेंटेकल लाइक हैंड्स टू कैच फूड्स फ्रॉम वाटर, है ना। तो ये देखिए जैसे टेंटेकल्स निकले हाथ की तरह, यहाँ से वो अपना खाना जो होता है वो कैच करते हैं। और ये कहाँ से कैच करेंगे, ये कैच करेंगे पानी में से और उनके माउथ में वो डाल सकते हैं। ऐसा एक एनिमल होता है। तो जितना भी इंडिविजुअल कोरल एनिमल है उनको पॉलिप कहा जाता है, ठीक है। और वो जब ग्रुप्स में रहते हैं तो ये हम कहेंगे कि ये इनकी पॉलिप्स की कॉलोनी कहा जाती है। तो याद रखिएगा हर इंडिविजुअल कोरल एनिमल को पॉलिप कहा जाएगा। और ये जो एक साथ रहते हैं बहुत सारे, जैसे ये 1 2 है ना, या फिर आप बोल दीजिए ये 3 4 ऐसे बहुत सारे अगर आ गए तो इसको पॉलिप की कॉलोनी कहा जाता है। तो कोरल जो होता है उनको क्लासिफाई किया गया है
कुछ कोरल हार्ड कोरल होते हैं तो कुछ कोरल सॉफ्ट कोरल होते हैं। तो ये हार्ड कोरल हो जाते हैं, यानी हम कहेंगे दे आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ कोरल रीफ। तो जो कोरल हार्ड होते हैं यानी ये काफ़ी ऐसे सॉफ्ट नहीं होते, हाथ लगाने पे काफ़ी हार्ड होते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक साथ जब एक जगह आते हैं तो ये बनाते हैं कोरल रीफ। कोरल रीफ यानी एक ज़मीन जैसी बन जाती है। जब ये मरते तो इनके ऊपर का जो स्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन, जिसको हार्ड बनाता है, इस कारण ये पूरी ज़मीन जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है। आप अगर विश्वास नहीं करोगे कि जो लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है, वहाँ पे काफ़ी सारी जो ज़मीन है वो कोरल रीफ है, यानी वो कोरल के ही ये जो मरने के बाद उनके वो जो एक्सोस्केलेटन बचता है उससे ये बने हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर होता है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगाता है बनने के लिए, तो ये बन जाएगा। सॉफ्ट कोरल्स जो होते हैं उनके तरह हार्ड कोरल नहीं होते हैं बिल्कुल, क्योंकि जो हार्ड कोरल्स होते हैं उनके पास स्टोनी स्केलेटन्स होते हैं। इनके ऊपर जो हम कहेंगे, इनके ऊपर एक स्टोनी स्केलेटन आपको देखने मिलता है। ये जो कोरल होते हैं ना, इसके ऊपर स्टोनी स्केलेटन होता है, और जब ये मरते हैं तो ये स्केलेटन ऐसे गिरते हैं, और ये जो स्केलेटन होते हैं इससे ऐसी ज़मीन की ज़मीन बनने लगती है, ये समझ जाइए। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है। तो हार्ड कोरल पे आपको क्या देखने मिलेंगे, स्टोनी स्केलेटन देखने मिलेंगे जो काफ़ी हार्ड होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं तो याद रखेगा अच्छे से, लाइम स्टोन से बनते हैं। तो इनको प्रोड्यूस कौन करता है लाइम स्टोन को, तो कोरल पॉलिप। पॉलिप कौन है आपको पता है, पॉलिप एक एनिमल है। जब ये पॉलिप मरता है तो उनके जो स्केलेटन होते हैं वो वहीं पे छूट जाते हैं, और उसको फिर नया पॉलिप बनने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल किसी का स्केलेटन यहाँ छूट गया तो वो छूटने के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये एक जगह बन जाएगी दूसरे को आने के लिए, दूसरे कोरल को आने के लिए। ऐसी इनको जगह मिलती जाती है बहुत सारे कोरल्स को आने के लिए। इस तरह की चीज़ें कही गई है NOAA द्वारा। NOAA क्या होता है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। कोरल रीफ जो होते हैं उनको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी कहा जाता है, यानी एक तरह से फॉरेस्ट ही है ये समुंदर का। और ऐसा कहा जाता है कि ये अर्थ पे बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, 450 मिलियन ईयर्स पहले से ये कहीं ना कहीं अर्थ पे आ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो लार्जेस्ट कोरल रीफ है, जो कि 2028 किलोमीटर का है। देख रहे हैं आप कितना बड़ा होता है ये कोरल रीफ। तो इस तरह का ये जानवर होते हैं ये पूरे, देखिए ये, और जब ये मर जाएगा तो इसके स्केलेटन वहाँ रह जाएंगे और ये ज़मीन की तरह बन जाएंगे, और इसके ऊपर दूसरे कोरल आएंगे, फिर वो मरेगा, उसके ऊपर तीसरा आएगा। तो ऐसे इनकी लेयर बढ़ती जाती है, और ये आते ही जाते हैं। इस तरह से कोरल बनते हैं। तो ये कोरल का महत्व क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। कोरल रीफ जो होता है उनका बहुत क्रूशियल रोल है मरीन इकोसिस्टम में। मरीन इकोसिस्टम यानी पानी से रिलेटेड जो इकोसिस्टम होता है वो, तो मरीन इकोसिस्टम में कोरल रीफ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और थाउजेंड्स ऑफ मरीन स्पीसीज जो होती है वो आपको एक कोरल के ऊपर जिंदा रहते हुए दिख रही है, उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे हम एग्जाम्पल ले तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसमें ओवर 400 कोरल स्पीसीज है, यानी एक ही कोरल के ऊपर कितने रहते होंगे ये सोचिए। 1500 फिश की स्पीसीज है, और 4000 मॉलस्क स्पीसीज आपको वहाँ पे देखने मिलती है, और 6 of 7 जो सी टर्टल्स होते हैं, यानी पूरे वर्ल्ड में जो 7 अगर टर्टल ले लो उसमें से 6 तो कोरल रीफ में ही देखने मिलते हैं। तो देखिए कोरल्स ने जो बनाई है ज़मीन, उस पर कितने सारे स्पीसीज आज डिपेंड है। तो ये बहुत बड़ी एक इसका सिग्निफिकेंस है। दूसरा, रिसर्च ने ये भी बताया है कि मिलियंस ऑफ अनडिस्कवर्ड स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म जो है वो कोरल्स में अभी भी रह रहे हैं, जो अभी हमें पता भी नहीं है। तो हमें रिसर्च करने के लिए भी बहुत सारा फ़ायदा यहाँ पे मिलता है, ऐसे नए नए स्पीसीज ढूंढने के लिए भी ये फ़ायदा मिलता है, और नए नए स्पीसीज को भी इन्होंने जगह दी है जो अब तक हमें पता भी नहीं है। ये जो मैसिव स्ट्रक्चर होता है वो इकोनॉमिक गुड्स और सर्विसेज भी देता है हमें हर साल $375 बिलियन की। सोचिए कितनी सारी, क्योंकि यहाँ इतने रिसोर्सेस है, इस पे जो डिपेंड है, इससे हम कितने तो भी पैसे कमा लेते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक इकोनॉमिकली भी फ़ायदा कराता है। और मोर देन 500 मिलियन पीपल जो है वो डिपेंड है कोरल रीफ पे, खाने के लिए, इनकम के लिए, कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए, स्टॉर्म्स और फूड्स के। क्योंकि आप देखोगे तो कैसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा कोरल है, इसके ऊपर आप पेड़ लगा दो बहुत बड़े बड़े, तो कहीं अगर आंधी तूफान आए तो आपके जो एरियाज़ है ये एरियाज़ बच जाएंगे, क्योंकि पेड़ या आंधी तूफान को थोड़ा रोकने की कैपेसिटी रखते हैं। कहीं कहीं पे फ्लड आते हैं तो फ्लड का पानी भी यहाँ पेड़ों के कारण रुक जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है जब कोरल आप लोग लगा लेते हो, तो दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल। कोरल रीफ जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है 97% एनर्जी जो वेव्स से आती है। तो वेव्स की इतनी सारी एनर्जी वो रोक लेती है, स्टॉर्म्स की एनर्जी, आंधी तूफान आते हैं उसकी एनर्जी रोक लेती है, फ्लड्स की एनर्जी रोक लेती है, जिस कारण वो आपके घरों में या फिर आपके एरियाज़ में जल्दी घुसते नहीं है। तो उस कारण आपके लाइफ जो है ये बच जाती है, प्रॉपर्टी डैमेज होने से बच जाती है, सॉइल इरोजन नहीं होता है, क्योंकि अब ये जो सॉइल है ये उड़ जाएगी ना पानी के साथ या फिर हवा के साथ, ऊपर की लेयर सॉइल की। जब ऊपर की लेयर सॉइल की उड़ जाएगी तो ऊपर ही तो पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वो भी रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। जैसा ये पेड़ है, ये पेड़ के कारण जो सॉइल की लेयर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आके रुक जाएगी। तो इस तरह से ये सब चीज़ें भी अच्छे से रोकने का काम ये लोग करते हैं। और इन एब्सेंस ऑफ कोरल रीफ, अगर कोरल रीफ नहीं रहे तो वुड नॉट ओनली रिजल्ट इन सीवियर रैमिफिकेशन ऑफ मरीन लाइफ, कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब होगी ही, बट ह्यूमंस भी डिस्टर्ब होंगे। तो कोरल्स का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है।
अब हम देखते हैं कि इनका ब्लीचिंग कैसे हो रहा है। तो व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग? ज़्यादातर जो कोरल्स होते हैं उसमें अलगे होता है, अलगे होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कोरल में पॉलिप होता है, आपको पता चला कि एनिमल, वैसे ही अलगे भी होता है जिसको जूजैंथैले कहा जाता है। वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है और उसके पास टिश्यूज भी होते हैं। ऐसा जो एनिमल होता है उसको जूजैंथैले कहा जाता है, अच्छे से याद रखना है। कोरल्स और जूजैंथैले जो होते हैं उनके एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कोरल्स जो होते हैं वो जूजैंथैले को एक जगह देता है रहने के लिए, क्योंकि कोरल जो है उसके ऊपर जूजैंथैले रह रहा है, और जूजैंथैले जो होता है वो ऑक्सीजन और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स देता है फोटोसिंथेसिस के चलते, जिससे कोरल ग्रो करता है। अब देखिए, रहने को जगह जो है ये कोरल है, कोरल के ऊपर रहने के लिए जगह दे दी किसको? जूजैंथैले को, कोरल ने। अब ये कोरल के ऊपर जूजैंथैले रह रहे हैं। जब ये जूजैंथैले रहते हैं तो इनको रहने की जगह कोरल ने दे दी। और ये क्या है? अलगे है, यानी एक प्लांट है। तो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है, तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में खाना बनाता है, और ये जो खाना बनाता है वो खाना कहीं ना कहीं कोरल को मिल जाता है, और कोरल जो होता है ये ग्रो करने लगता है। तो एक दूसरे पे ये किस तरह से डिपेंड है आप देख सकते हो। तो जूजैंथैले जो होता है ये कहीं ना कहीं उसको ब्राइट और यूनिक कलर भी देता है, जो कोरल्स होते हैं उनको। तो कोरल्स को ब्राइट और यूनिक कलर जो है वो देने का काम जूजैंथैले करता है। तो याद रखिएगा, कोरल को जो कलर मिलता है वो काय के कारण मिलता है? तो जूजैंथैले के कारण मिलता है। कोरल जो होते हैं वो बहुत सेंसिटिव होते हैं लाइट को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, और टेम्परेचर को लेके। अगर आप देखोगे तो लाइट और टेम्परेचर में बहुत छोटा सा भी चेंज आ गया तो वो उनके लिए बहुत हानिकारक हो जाता है कोरल के लिए। व्हेन स्ट्रेस्ड दे एक्सपेल जूजैंथैले। तो वो क्या करते हैं, जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे चेंजेस आने लगते हैं, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, लाइट बढ़ने लगता है, तो जूजैंथैले को वो एक्सपेल करने लगते हैं, यानी उसको निकालने लगते हैं। वो बोलते हैं भाई अभी देखिए हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, तो आपको हम अभी निकाल लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो ये उसको रहने के लिए फिर जगह नहीं दे सकते अगर आप ऐसी तरह की चीज़ें करोगे तो। और आपको पता है कि कोरल को कलर तो जूजैंथैले के कारण मिला, अगर उसने जूजैंथैले को ही हटा दिया तो वो एंटायरली वाइट दिखने लगेगा, और वाइट हो जाना ना यानी ब्लीचिंग हो जाना। तो कोरल की ब्लीचिंग हो जाती है जब वो कोरल वाइट दिखने लगते हैं। तो कोरल ब्लीचिंग ये इमीडिएटली नहीं होती है, अगर इमीडिएटली नहीं होती है, डजंट लीड इमीडिएटली टू डेथ ऑफ कोरल। पहले तो उनकी ब्लीचिंग होती है, फिर धीरे धीरे वो और ज़्यादा हम कहेंगे कि स्ट्रेस में आते जाते, जैसे सनलाइट और बढ़ने लगता है, टेम्परेचर और बढ़ने लगता है, और फिर वो मरने लगते हैं। कोरल ब्लीचिंग जो होती है वो कम कर देते हैं रिप्रोडक्टिविटी ऑफ कोरल्स एंड मेक देम मोर वल्नरेबल टू फैटल डिजीजेस, है ना। तो वो ज़्यादा रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाते, नए कोरल बन नहीं पाते, और इस कारण उन्हें बीमारियां भी होने लगती है। अगर ब्लीचिंग जो होती है वो बहुत सीवियर नहीं रही तो कोरल रिकवर भी हो सकते हैं। ग्लोबल मास ब्लीचिंग की अगर बात करें जो अभी न्यूज़ में रही है, तो वो तब होती है, वो वैसी इज व्हेन सिग्निफिकेंट कोरल ब्लीचिंग जो होती है वो कंफर्म हो जाती है। अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा अगर ब्लीचिंग होने लग गई तो फिर उसको ग्लोबल मास ब्लीचिंग कहा जाता है। बड़े बड़े ओशन है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए कोरल ब्लीचिंग। तो ये इवेंट जो होते हैं ये कहीं ना कहीं एक नया फेनोमेनन है कि भाई देखो एक साथ बहुत सारे हो रहे हैं। 1998 में पहली बार देखने मिला था जिसमें 20% वर्ल्ड के रिफ जो होते हैं वहाँ ब्लीचिंग हुई थी हीट के कारण। बाद के दो जो है वो 2010 में 35% और 2014 में और 2017 में 56% रिफ्स अफेक्ट हुए थे। तो अभी हम देख रहे हैं कि अब आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है अभी जो है वो, तो अभी फिर से ये 4th वाला हुआ है जो आपको देखने मिल रहा है, और ये 4th वाला ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग है। तो ये बहुत खतरनाक और बहुत हानिकारक है। अब हो क्या रहा है देखिए, NOAA जो है उन्होंने कंफर्म किया है कि 4th ग्लोबल ब्लीचिंग इवेंट जो होता है वो अभी हो रहा है। नियरली 54 कंट्रीज और टेरिटरीज जो होती है ये कहीं ना कहीं इससे अफेक्टेड हो रही है। जैसे फ्लोरिडा आ गया, USA आ गया, सऊदी अरब से लेके फिजी तक के एरिया आ गए, वहाँ कंफर्म किया गया कि ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर भी आई है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है जो ऑस्ट्रेलिया में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग इवेंट देखने मिल रहे हैं। अबाउट 1/3 ऑफ रिफ्स, यानी जितने भी रिफ है उसके 1/3 जो है सर्वेड बाय एयर, यानी जो जिसको हमने ऊपर से देखा था हेलीकॉप्टर के थ्रू, वहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि बहुत हाई और एक्सट्रीम ब्लीचिंग हो रही है। तो 3/4 जो है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी ब्लीचिंग देखने मिल रही है, बट कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा ब्लीचिंग देखने मिल रही है, ऐसा न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है। मंडे को जो ब्लीचिंग होती है उसको कंफर्म किया गया वेस्टर्न इंडियन ओशन में, तंजानिया, केनिया, मॉरिशियस, सेशेल्स या फिर हम कहेंगे वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया, यहाँ पे देखा गया। और इसका जो मेन रीज़न बताया गया है वो है ओशन का टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ना। मैंने बताया कि अगर हाई टेम्परेचर बढ़ गया तो कोरल जिंदा नहीं रहेगा कुछ समय बाद, पहले तो ब्लीचिंग होगी और कुछ समय बाद उसकी डेथ होने लगेगी। तो ये टेम्परेचर बढ़ने वाला जो सिचुएशन जिसको एल नीनो कहते हैं, जिससे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं और ओशन वार्म होते जा रहे हैं, और हम कहेंगे कि इस कारण ही कहीं ना कहीं एल नीनो के कारण एल नीनो इज वीकिंग एंड कूलर ला नीना में सेट इन बाय ईयर ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। और ये जो है ये बहुत समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि एल नीनो जो है वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, गर्मी खत्म होने लगेगी, और ला नीना जो है वो स्ट्रांग होने लगेगा। यानी ला नीना थोड़ा ठंडा करता है, तो हम कहेंगे उसके बाद से ये गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी, और ये होने के बाद कोरल ब्लीचिंग भी कम हो जाएगी और शायद कोरल बच जाए। ये भी हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे होता क्या है। एक्चुअली देख रहे हैं आपकी बहुत अच्छे से सब चीज़ें नहीं चल रही है। हम कहेंगे कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में, उस कारण बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब्ड है। तो इस तरह का पहला हमारा करंट अफेयर रहा, जिसका सोर्स था इंडियन एक्सप्रेस। अब हमें जो अगली न्यूज़ देखने मिल रही है वो है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को लेके। यानी देखिए, ऑर्गन्स को डोनेट किया जाता है, फिर वो दूसरों में ट्रांसप्लांट किया जाता है, दूसरे किसी में। तो ये टिश्यूज़ और ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने के को लेके ये कहीं ना कहीं एक न्यूज़ है। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है, उसको लेके न्यूज़ है। ये जो सिलेबस है, इसका सिलेबस जाता है करंट इवेंट में। तो अभी रिसेंट डायरेक्टिव आए हैं जो दिए हैं, कुछ डायरेक्शंस जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिए है, उसमें ये कहा है जितनी भी केसेस है ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, वो अभी असाइन कर दी जाएगी, वो अभी अंडर में दे दी जाएगी। किसके? तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो के पास। ठीक है, फॉर बोथ डोनर एंड रिसिपेंट। यानी डोनर जिसको डोनेट करना है वो भी यहाँ करेगा, जो जिसको रिसीव करना है कोई भी ऑर्गन्स या टिश्यूज वो भी यही से रिसीव करेगा। तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड ये है कि इनिशिएटिव जो है वो इसीलिए है कि जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छे से हो सके, कि ऑर्गन्स एलोकेशन यानी जिसको देना है वो दे भी सकता है, और एक ही जगह पे देना भी हो जाएगा और एक ही जगह से लेना भी हो जाएगा। जिसको ज़रूरत है वो भी इजीली ले सकता है, तो अच्छे से ट्रांसप्लांटेशन कंट्री में हो सकते हैं। तो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये सबसे पहले देख लेते हैं। तो नोटो इसको जो कहा जाता है, ये जो नोटो, ये एपेक्स बॉडी यानी सबसे हाई लेवल की बॉडी है इंडिया में, जो कि कोऑर्डिनेशन और नेटवर्किंग देखती है ऑर्गन्स और टिश्यूज़ का और उसके ट्रांसप्लांटेशन का। यानी देखिए क्या है कि ऑर्गन डोनेट करने का और वहाँ से ट्रांसप्लांट करने का, ये चीज़ें देखने वाली सबसे हाई लेवल की सबसे ऊपर की बॉडी है। ये किसके अंडर काम करते हैं? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर काम करते हैं। और ये जो डायरेक्टरेट जनरल होता है हेल्थ सर्विसेज का, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री है। नोटो जो होता है वो कहीं ना कहीं देखता है नेशनल ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू रिमूवल एंड स्टोरेज नेटवर्क को भी, यानी जहाँ से ऑर्गन रिमूव किए जाते हैं, टिश्यू रिमूव किए जाते हैं, उसको स्टोर किया जाता है, इसके ऊपर भी ध्यान रखता है। और नेशनल बायो मटेरियल सेंटर्स पे भी ध्यान रखा जाता है, जिसको नेशनल टिश्यू बैंक कहा जाता है, जहाँ पे ये सब चीज़ें रखी जाती है। ये काफ़ी क्रूशियल है मेंटेन करने के लिए और सप्लाई करने के लिए क्वालिटी ऑफ ट्रांसप्लांटेबल टिश्यू, जो भी टिश्यूज़ मिल रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी में है कि नहीं, यानी उसकी क्वालिटी ठीक से मेंटेन की है कि नहीं, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब प्राइमरी फंक्शंस देखिए, ये जो नोटो है इसका पहला तो है कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग। जैसा मैंने बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और उसको कहीं ना कहीं यहाँ से वहाँ करने में पूरे देश में इसका बहुत बड़ा हाथ है, यानी जिसको ज़रूरत पड़ती है उस तक ये पहुँच जाए और सबको ये जोड़ के रखे। दूसरा है रजिस्ट्री मेंटेनेंस। ये कहीं ना कहीं रजिस्ट्री रखता है ऑर्गन्स और टिश्यूज़ की, जो डोनेट हुए जो ट्रांसप्लांट हुए, जिससे हमें पता चलता है कितना हुआ है और कितना नहीं। पॉलिसी और प्रोटोकॉल डेवलपमेंट है, या जैसे गाइडलाइंस बनाना कि कैसे डोनेट किया जाएगा, कैसे ट्रांसप्लांट किया जाएगा, कुछ प्रोटोकॉल्स बनाना, कुछ प्रोसीजर्स बताना, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना और ट्रांसप्लांट करना, ये भी काम नोटो करता है। इतना नहीं तो ट्रेनिंग और असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। ये ट्रेनिंग देता है और असिस्ट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर टिश्यू बैंक्स को, है ना। तो बाकी जो टिश्यू बैंक्स ओपन करना चाहते हैं उन लोगों के रजिस्ट्रेशन भी इसी के थ्रू होते हैं। ये सब चीज़ें चेक करके आपको रजिस्टर्ड कराता है और आप फिर टिश्यूज़ जो है वो टिश्यू बैंक बना के टिश्यूज़ को रख सकते हैं। ऐसे भी टिश्यू बैंक्स ओपन किए जा सकते हैं। अगला क्वालिटी एश्योरेंस, ये इंश्योर करता है कि जो टिश्यूज़ है ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो क्वालिटी उसकी बहुत मेंटेन की गई है। और आखिरी है पब्लिक अवेयरनेस, ये प्रमोट करता है ऑर्गन और टिश्यू डोनेशन अवेयरनेस को, कि इसे डोनेट कीजिए। ठीक है, तो डेथ के बाद डोनेट करना चाहिए और ये सब करना चाहिए, जिसको ज़रूरत है उसको आपने देना चाहिए, ऐसे कुछ अवेयरनेस भी ये स्प्रेड करता है। तो इस तरह से नोटो जो है वो न्यूज़ में रहा और इसका जो सोर्स था करंट अफेयर का वो था द हिंदू। अब अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है ईरान को लेकर और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। तो ईरान ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं कुछ सीरीज़ ऑफ एयर स्ट्राइक इजराइल पे ईरान ने अटैक कर दिया है एयर स्ट्राइक्स के चलते, और इस कारण हम कहेंगे 200 से 300 ड्रोन्स और बैलिस्टिक्स मिसाइल जो होती है ये कहीं ना कहीं ईरान ने यूज़ की हैं। ये जो अटैक्स होते हैं जो ईरान के पैरामिलिट्री फोर्स ने द्वारा एग्जीक्यूट किए गए, ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड क्रॉप्स भी इसमें थे, तो हम कहेंगे ये इसीलिए किए गए क्योंकि
इजरायली वॉर जेट्स जो है टारगेट कर रहे थे ईरानियन कंसुलेट को सीरिया में, इसलिए इजराइल के ये चीज़ों का कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए इराक ने इन पर अटैक किया है। इराक जो होता है, दे डब्ड द अटैक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, तो यहाँ पे जो अटैक है उसका नाम रखा गया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। आप देख रहे हैं यहाँ पे ईरान का मैप, ये ईरान है, उसके बाजू में इराक है, टर्की है, या अजरबैजान है, या फिर आर्मेनिया, या फिर आप देखो तुर्कमेनिस्तान है, या फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब आते हैं ईरान के बॉर्डर पे। ईरान की अगर बात करें तो ईरान अब न्यूज़ में रहा तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा। ईरान जो है, ईरान को ऑफिशियली कहा जाता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ये वेस्टर्न एशिया में आता है। ज़्यादातर मेजॉरिटी जो ईरानियन की वो इस्लाम है, वहाँ पे इस्लामिक लोग ज़्यादा रहते हैं, और दे फॉलो द इतना अशरी यानी 12वीं ब्रांच ऑफ शिया इस्लाम। तो इस्लाम में वो शिया जो लोग हैं वो वहाँ पे ज़्यादा हैं, और ये ऑफिशियल स्टेट रिलीजन भी है ईरान का। तो ईरान का ये ऑफिशियल स्टेट रिलीजन भी है। इसके अलावा आपको ये बता दूं कि ईरान जो है उसमें लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है किसी भी देश के साथ, है ना। जो कि कोई भी देश अगर कोई बॉर्डर हम कहेंगे शेयर करता है बहुत सारे देशों के साथ को, तो वो ईरान आप कह सकते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर्स ऑफ एनी कंट्री इन द रीजन है, कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 3662 माइल्स की तो बॉर्डर वो कुछ देशों के साथ ही शेयर करता है। आप इस मैप में देख रहे हैं कितने सारे देशों से घिरा हुआ है इतना सा ईरान। तो ये होता है, ईरान जो शेयर कर रहा है लैंड बॉर्डर वो 7 देशों के साथ करता है। इंडिया भी 7 देशों के साथ करता है। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि इंडिया कौन कौन से कंट्रीज के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। इराक वेस्ट में आता है, तुर्कमेनिस्तान नॉर्थ में, अफगानिस्तान ईस्ट में, पाकिस्तान साउथ ईस्ट में, टर्की नॉर्थ वेस्ट में, आर्मेनिया नॉर्थ में, अजरबैजान नॉर्थ में। एडिशनली ईरान जो है उसके मैरीटाइम बॉर्डर भी है जो पानी के थ्रू भी कुछ देशों के साथ वो कनेक्टेड, जैसे बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया या सऊदी अरब, और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये सब के साथ वो पानी की भी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये जो करंट अफेयर था इसका सोर्स था द हिंदू, जो कि आपको ईरान के अटैक के बारे में बताता है। तो ईरान का अटैक अच्छे से याद रखिएगा, और ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके बाद क्या हमें जो न्यूज़ देखने मिल रही है वो है माउंट रुआंग वॉल्केनो को लेके। और वॉल्केनो को न्यूज़ है, पिछले बार भी एक वॉल्केनो को न्यूज़ थी, और इसका सिलेबस जाता है ज्योग्राफी में। रिसेंटली इंडोनेशिया जो उन्होंने विटनेस किए हैं काफ़ी सारे इरप्शन है, वॉल्केनो बाहर आता है तो उसको इरप्शन कहा जाता है। तो ये इरप्शन यहाँ पे देखे गए माउंट रुआंग में, और बैकग्राउंड ये है कि एटलीस्ट 16 इरप्शन जो है वो रिकॉर्ड किए गए माउंट रुआंग में विद द फर्स्ट वन ऑकरिंग इन 1808। तो पहला 1808 में हुआ था। तो इंडोनेशिया वॉल्केनो आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। ये इंडोनेशिया और उसके माउंट रुआंग है, यहाँ पे आपको ये वॉल्केनिक इरप्शन देखने मिला। ये पूरा इंडोनेशिया, यहाँ पे अलग अलग देश आपको देखने मिलते हैं, अलग अलग रीजन देखने मिलते हैं। माउंट रुआंग वॉल्केनो जो उसके बारे में देखते हैं। माउंट रुआंग जो होता है वो सिचुएटेड है इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी प्रोविंस में। तो प्रोविंस का नाम है सुलावेसी प्रोविंस। यहाँ पे आपको ये देखने मिलता है, सुलावेसी आइलैंड है, यहाँ पे वो देखने मिलेगा। ये स्ट्रैटो वॉल्केनो है, यानी यहाँ पे हम कहेंगे तो टॉल, स्टीप, काफ़ी डीप तक जाते, यानी टॉल है और काफ़ी स्टीप है, और कोन शेप स्ट्रक्चर है इसका। ओके, तो स्ट्रैटोवोल्केनोज आर नोन फॉर देयर एक्सप्लोजिव इरप्शन। तो इनके इरप्शन जो होते हैं एकदम जैसे कि एक्सप्लोजन हुआ ऐसे इरप्शन थे, उसके लिए ये जाने जाते हैं। बहुत प्रेशर होता है जिस कारण ये जो लावा होता है बहुत ज़ोर से बाहर निकलता है, ये गैसेस बहुत ज़ोर से बाहर निकलती है। वोल्केनो जो है इज़ अ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। आपको पता है कि पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर है, जहाँ पे अलग अलग जगह पर वोल्केनो है, उनकी पूरी रिंग बनी है अलग अलग देश को लेके। तो ये वोल्केनो जो है ये जाने जाते हैं पैसिफिक ओशन में। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंट सिस्मिक एक्टिव और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती ही रहती है सबडक्शन जोन में। तो जो जोन सबडक्शन जोन यानी जो जोन नीचे गया है पानी में, है ना, ज़मीन का, वहाँ पे ये सब आपको देखने मिलता है, क्योंकि ये प्लेट है, इसमें ये प्लेट मूव करते रहेगी, है ना। तो आपको पता है कि अर्थ जो है अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है और अलग अलग प्लेट्स मूव कर रही है। तो सिस्मिक एक्टिविटी कहते हैं इनके मूवमेंट को, जिस कारण अर्थक्वेक्स भी आते हैं, वोल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। तो इरप्शन और ये सब आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे माउंट रुआंग वोल्केनो में इरप्शन हुआ और इसका करंट अफेयर का सोर्स था टाइम्स ऑफ इंडिया। अब अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं, और अगली न्यूज़ है ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 को लेके। अब ये ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 जो है, मीथेन आ गया है तो मीथेन का तो सिलेबस एनवायरमेंट में ही जाएगा। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो होती है उनका ग्लोबल मीथेन ट्रैकर आया 2024 का, जो इंडिकेट कर रहा है कि मीथेन के एमिशन जो है फ्यूल से जो आए हैं, यानी जो फ्यूल हम यूज़ करें उससे जो मीथेन निकलता है वो 2023 में नियरली हाईएस्ट लेवल पे रिकॉर्ड किए गए थे। उसमें काफ़ी इंक्रीज देखने नहीं मिला है, स्लाइट इंक्रीज है, बट बढ़ा तो है मीथेन का एमिशन 2022 में। बैकग्राउंड देखते हैं तो मीथेन से होता क्या है।
क्यों हम इतना सोचते हैं कि भाई ये मीथेन का अगर एमिशन ज़्यादा होगा तो हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे? तो सबसे पहले मीथेन रिस्पॉन्सिबल है 30%। जितना भी ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उसमें मीथेन रिस्पॉन्सिबल है ये हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाने में, क्योंकि ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या करती है, मैंने जैसे आपको बहुत बार बताई, अगर ग्रीन हाउस गैस है तो जो सनरेज आती है, सनरेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, अर्थ है, अर्थ से सनरेज रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। बट ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ये क्या करती है कि ये जो हीट जब वापस जाती है तो इसको ट्रैप कर लेती है। इनके पास एक तरह से एक कैपेसिटी होती है हीट को ट्रैप करने की, अपने पास रख लेने की। तो हीट अपने पास रख लेती है और बाकी हीट को जाने देती है। तो हीट को जितना ये बढ़ते जाएगी, इसकी क्वांटिटी गैसेस की, उतने हीट ज़्यादा ट्रैप होते जाएगी और हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो इस कारण मीथेन के कारण भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है। एनर्जी सेक्टर जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, कोल हो गया, बायो एनर्जी हो गए, यहाँ से मीथेन के बहुत सारे एमिशन होते हैं फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। अकाउंट्स फॉर ओवर थर्ड ऑफ मीथेन एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ से भी होते रहते हैं। अब की हाईलाइट्स देखिए ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024 के। सबसे पहले 2023 में मीथेन के जो एमिशन थे फॉसिल फ्यूल्स से, यानी हम फॉसिल फ्यूल्स जो यूज़ कर रहे हैं, कोयला और ये सब जो यूज़ कर रहे हैं, उससे जो मीथेन निकला है वो 120 मिलियन टन्स निकला है। दूसरा बायो एनर्जी से जो निकला है, यानी बायोमास हम जो यूज़ करते हैं एनिमल्स से के वेस्ट से, जो हम जो भी फ्यूल बनाते हैं या फिर जो भी लिविंग थिंग्स से जो फ्यूल बनाते हैं बायोमास, उससे 10 मिलियन टन मीथेन एमिशन हुआ है। और ये जो लेवल है ये कांस्टेंट है 2019 से, ना कम हुआ है ना बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मेजर मीथेन एमिशन जो होते हैं वो अगर देखोगे तो इंक्रीज्ड बाय ओवर 50% इन 2023 कंपेयर टू 2022, है ना। 23 और 22 को कंपेयर करो तो मीथेन के एमिशन जो हो गए वो 50% से भी ज़्यादा बड़े हैं। ये इवेंट्स कौन से है? ये इवेंट में अगर देखा गया तो मोर देन 5 टन मेट्रिक ऑफ मीथेन एमिशन जो हुआ है वो फॉसिल फ्यूल लीक से हुआ है। यानी जो फॉसिल फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं, जैसा कोयला और ये सब जो फॉसिल से फ्यूल बना रहे हैं, उससे वो जो लीक होते हैं ना, उससे तो कितना हो रहा है, 5 मेट्रिक टन तो हम कहेंगे कि इसी से हो रहा है, लीक से। और प्रोमिनेंट इंसिडेंट अगर देखा गया तो हम कहेंगे कि कजाकिस्तान में जो हुआ है वो दैट लास्टेड ओवर 200 दिन तक जो चला, उस कारण तो बहुत सारा मीथेन बाहर निकला। नियरली 70% जो मीथेन एमिशन होता है वो फॉसिल फ्यूल से जो हो रहा है वो टॉप 10 एमिटिंग कंट्रीज से आ रहा है, जिसमें यूएसए आता है, सबसे लार्जेस्ट मीथेन एमिटर है, जो सबसे ज़्यादा मीथेन का एमिशन करता है ऑयल और गैस ऑपरेशंस को लेके। जब ऑयल और गैस के लिए वो काम करता है तो उससे बहुत सारे मीथेन का वो एमिशन करता है। उसके बाद रशिया आता है। चाइना जो है वो मीथेन का हाईएस्ट एमिटर है कोल सेक्टर में। कोल को यूज़ करके चाइना एमिशन कर रहा है मीथेन के, उसमें चाइना सबसे बड़ा है कोल के लिए। अगर कोई कंट्री कोल से अगर एमिशन करे तो उसमें मीथेन के एमिशन अगर कट करना है तो फॉसिल फ्यूल्स को कम करना होगा। 75% 2030 तक अगर हम करेंगे तो ये ठीक हो सकता है। 1.5% तक, 1.5 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर जो बढ़ा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के पहले का ईरा, यानी जब इंडस्ट्रीज बनने की थी पूरे वर्ल्ड में, तब के ईरा में देखा गया तो तब से आज अगर कंपेयर करें तो हमारा टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको यही रोकना होगा। अगर इससे ज़्यादा बढ़ने लग गया तो शायद कोई भी नहीं बचेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है उसमें यही कहा गया है कि अबाउट 170 बिलियन यूएस डॉलर जो होगा वो यहाँ पे खर्च किया जाना चाहिए। अब इतना खर्चा हो सकता है मीथेन को रोकने के लिए। दिस इज लेस देन 5% ऑफ इनकम जनरेटेड बाय फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री इन 2023। अगर देशों को लग रहा है कि ये 170 बिलियन यूएस डॉलर बहुत ज़्यादा है जो हम खर्चा करके मीथेन को एमिशन को रोकेंगे, तो ये भी बता दूं कि जितना आप कमाते हैं उसके ये सिर्फ 5% है। अराउंड 40% ऑफ एमिशन जो होता है फॉसिल फ्यूल से हुआ है 2023 में। तो आपको ये कहीं ना कहीं रोकना होगा, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना होगा आपको, इसके एमिशन को। ये एक आपको पता चलता है। मीथेन की बात कर लेते हैं। मीथेन जो होता है ये सिंपलेस्ट एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन आइटम और 4 हाइड्रोजन के आइटम होते हैं। एक कार्बन होने के कारण C और 4 हाइड्रोजन के आइटम होने के कारण H4। तो ये CH4 ये केमिकल फॉर्मूला है जो मीथेन है उसका। इतना ही नहीं, तो ये प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैसेस का। तो नेचुरल गैस जो है इससे बनाई जाती है। ये एक ऑर्डरलेस है, यानी इसकी बदबू नहीं आती है। कलरलेस है, दिखता भी नहीं, अगर टेस्ट करो तो इसकी टेस्ट भी नहीं आती है। ऐसा ये मीथेन होता है, ना इसकी कोई बदबू आती है, ना ही इसका कोई कलर होता है, ना इसकी कोई टेस्ट होती है। ये हवा से बहुत लाइट होता है और ये जब जलाया जाता है तो ब्लू फ्लेम्स निकलती हैं। जब कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीटली जलाया जाता है तो इसमें से ब्लू फ्लेम्स निकलती है। इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको ये इसका कंबशन होते हुए दिखता है। तो CO2 रहना चाहिए वाटर, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका कंबशन होता है। मीथेन का अगर रैंक देखा गया तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यही है मीथेन, जो बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। लास्ट 20 ईयर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखा गया तो ये 84 है इसको देखा गया। तो यानी ऐसा कहा जाता है कि 84 टाइम्स ये हीट ज़्यादा ट्रैप करता है दैन CO2 ओवर 20 ईयर्स पीरियड। अगर 20 साल तक ये हवा में रह गया तो ये ज़्यादा हीट ट्रैप कर लेगा CO2 से 84 टाइम्स। यानी आप सोच रहे कितनी हीट ये जमा करेगा, ट्रैप करेगा, और कितनी गर्मी बढ़ाएगा। तो ये बहुत पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है और सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगर आप देखोगे तो ये 30% जो राइज हुआ है ग्लोबल टेम्परेचर में प्री इंडस्ट्रियल इरा के बाद से, यानी हम कहेंगे कि देखिए जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज बनने के पहले टेम्परेचर थोड़ा कम था, इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी, पोल्यूशन बढ़ने लगा, टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। तो ये जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये ग्राउंड लेवल ओजोन भी बनाता है। तो ओजोन भी बना सकता है जो मीथेन है वो। ओजोन देखिए ग्राउंड लेवल पे ठीक नहीं है, हमारे ऊपर अगर ये रही तो दैट इज़ ओके, बट हमारे ग्राउंड लेवल पे ये रही तो दैट इज़ नॉट ओके। तो ओजोन वैसे ज़रूरी है बट हमारे आसपास नहीं, ठीक है, हमारे काफ़ी ऊपर इसको रहने की ज़रूरत है। तो ये है मीथेन के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि मेजर सोर्सेस क्या है मीथेन एमिशन के। मीथेन कहाँ कहाँ से निकलता है। सबसे पहले वेटलैंड, नेचुरल रहे या ह्यूमन मेड रहे, ये बहुत बड़ा सोर्स है। वेटलैंड यानी ऐसी जगह जहाँ पानी होता है, वहाँ से मीथेन एमिशंस होते ही है, क्योंकि वहाँ डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का। अनएरोबिक यानी विद इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो डिकम्पोजिशन होता है। जैसे आप कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में होता है उसका डिकम्पोजिशन जब होता है तो मीथेन एमिट होता है। जो पैडी फील्ड होती है जहाँ राइस और ये सब लगाया जाता है, वहाँ से भी मीथेन निकलता है ना। तो ये भी एक आपको दूसरा सोर्स देखने मिलता है। तीसरा एक्सक्रीटा फ्रॉम कैटल एंड अदर लाइफ स्टॉक्स। हम कहेंगे जो कैटल और अदर लाइफ स्टॉक से एक्सक्रीटा निकलता है, जैसे गाय से गोबर निकलता है, और ये सबसे भी मीथेन आपको निकलते हुए दिखता है। अगला है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। जब भी फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है तब भी मीथेन निकलता है। बायोमास को जलाया जाता है, जैसे वुड, एग्रीकल्चर से बची हुई चीज़ें, तब भी मीथेन निकलता है। इंडस्ट्रीज से भी मीथेन निकलता है, जैसे लैंडफिल्ड और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। यानी हम कहेंगे कि लैंडफिल्स यानी पानी के अंदर जो कचरा डाल दिया बचा हुआ और उसके ऊपर आपने लैंड फील कर दिया, गड्ढा खोद के डाल दिया, तो यहाँ से भी मीथेन निकलते रहेगा। फिर जो वेस्ट वाटर है उसके ट्रीटमेंट प्लांट जो जिससे आप पानी को ठीक कर रहे हो, वहाँ से भी मीथेन निकलता रहेगा। फर्टिलाइज़र फैक्ट्री जो है वहाँ से भी मीथेन काफ़ी सारा निकलता है। तो हम कहेंगे कि ये मीथेन के मेजर सोर्सेस है एमिशन के। तो मीथेन जो है वो काफ़ी खतरनाक है, और मीथेन जो है उसके एमिशन से बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो मीथेन को लेके जो न्यूज़ थी उसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। अब बारी आज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, नोटो इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर कोऑर्डिनेशन एंड नेटवर्किंग ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसप्लांटेशन। सेकंड, इट ऑपरेट्स अंडर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर नॉट करेक्ट? ओनली वन, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। जो भी आपको ऑप्शन सही लगते हैं उसको करंट आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। Second is consider the following countries. First is Iran, Israel, Jordan, Pakistan, Turkey and Armenia. कितनी कंट्रीज ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करती है? ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 या ओनली 5? ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू माउंट रुआंग, consider the following statement. It is a stratovolcano situated in Italy. It is a part of Pacific Ring of Fire. Which of the following statement given above is or are correct? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू। तो इसमें से आपको सही ऑप्शंस जो है वो आपको आपके कमेंट, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखने। अब बारी है जो मैंने कल के करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे थे उन क्वेश्चंस के आंसर जानने की। तो 20 और 22 अप्रैल के जो करंट अफेयर थे उसके सही आंसर है क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 2 का डी, क्वेश्चन 3 का सी, क्वेश्चन 4 का सी, क्वेश्चन 5 का ए। और जिन्होंने इसके पूरे के पूरे क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं उनका नाम है शीतल मेश्राम। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पर। आपको
आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहें तो shreyasbedi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहाँ भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।